चुका है और उसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में। से मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है। स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है। आप उनसे जाके ये कहें कि हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। 3 दफा उन्होंने एक ही पैगाम देकर भेजा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखमसे का शिकार है। फैसला फिलहाल नहीं कर पा रही कि मुज़ाकरात करने हैं या फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है, जिसका ऐलान वो कर चुके हैं। अब इनका मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरा फरीक है हुकूमत, उनका मौक़िफ़ यह है कि गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज कहा कि बानी PTI जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी की तहरीक हम शुरू करेंगे। और दूसरी जानिब आज हलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम देते हुए कहा कि हमारे 2 मुतालिबात हैं। नंबर 1 के 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील दी जाए और कारकुनान की रिहाई। अगर इनको कबूल नहीं किया जाता तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम कहेंगे कि रेमिटेंसेस भेजने से गुरेज करें। वो अब यहाँ पे तरीके इंसाफ का मुतालिबा जो एक था वो चेंज भी हुआ है। पहले मुतालिबा ये था, एक तो 9 मई वाला, और दूसरा मुतालिबा ये था कि जी जो अभी रिसेंट जो वाक़या पेश आया था नवंबर का 26 नवंबर का, उस पर तहकीकात की जाए, उस पर कमीशन बनाया जाए। अब मुतालिबा ये एक सामने आया कि जी हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। अब क्या हुकूमत ये 2 मुतालिबात तस्लीम कर पाएगी और क्या तहरीके इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे हटेगी? यह अहम सवाल है। प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और हुकूमत की जानिब से आज मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत जवाब भी सामने आया। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि PTI अगर संजीदा है तो हुकूमत को मुस्बत पैगाम दे। ये हमारी कमेटी है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम फिर इसके बाद स्पीकर को ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म से वो बात करें। अब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस हुकूमती रद्द-ए-अमल के बाद तहरीक इंसाफ स्पीकर से बाज़ाब्ता राब्ता करेगी? क्योंकि आपको याद होगा माजी करीब में जब ये राब्तों की खबरें सामने आई थी तो पहल की थी तहरीक इंसाफ ने और कहा था कि जी तरदीद सामने आई थी कि राब्ते फिलहाल नहीं हो रहे हैं। अब दूसरी जानिब एक और अहम मामला जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का है, मौलाना फजलुर रहमान ने आज हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है और हम कोई भी तरमीम इसमें कबूल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी कहा कि अगर हमारी ये बात ना मानी तो फैसला ईवान की बजाय फिर मैदान में होगा। और इसके जवाब में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारन ने कहा कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत करने के लिए तैयार है और वज़ीर आज़म ने मिल बैठकर मसला हल करने की हिदायत भी की है। अब इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं मैं तारुफ करा दूं। अली गौहर बलोच साहब हैं हमारे साथ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। अज़हर सिद्दीक है, रहनुमा PTI। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, रहनुमा JUI। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आगाज में करूंगा जनाब अज़हर सिद्दीक साहब आपसे। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आपके आए दिन जो है वो मुतालिबात जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। पहले मुतालिबा था 9 मई प्लस 26 नवंबर, अब मुतालिबा है 9 मई 26 नवंबर का निकाल दिया। आज जो अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की है मीडिया से बानी PTI से मुलाकात के बाद, आज मुतालिबा तब्दील ये हुआ कि हमारे जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। तो इतनी कंफ्यूजन आखिर क्यों है फिर? बहुत शुक्रिया। नहीं जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। और 9 मई का तो बहुत पहले से हम जुडिशल कमीशन का मुताबिक करते आए हैं। और पता नहीं डर और खौफ किस बात का है। डर और खौफ इस बात का है ना कि उससे सच सामने आ जाएगा। 26 नवंबर में जो लोग कहते थे शहादत कोई नहीं है, अब तो शहादतों के सबूत भी आ गए। और अब ये चाह रहे थे कि किसी तरह से लाशें आकर ना उनकी रूहें आकर सबूत दे, लेकिन वो भी सामने आ गया। जख्मियों की तादाद भी सामने आ गई, लापता अफराद की। अब तो एक एक चीज बाकायदा कोर्ट में लेके चले गए। हफ्ता पहले जो बानी PTI ने ये मुतालिबा सामने रखा था कि इस पे भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, फिर ये मुतालिबा आज क्यों नहीं कहा अलीमा खान साहबा ने? देखिए, वो शायद मेरा ख्याल है, मैं अभी तक मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मुतालबा बिल्कुल मौजूद है।
और मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो यानी वो हो सकता है कि बात करते हुए वो जो इकट्ठा कहा था जुडिशल कमीशन का, वो लेकिन आ जाएगी, क्लियरेंस आ जाएगी अगर है या नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे पास यही इतला है कि ये होना है और ये इंशाल्लाह होकर रहेगा। दूसरा देखिए, ये कोई नाजायज मुतालबात नहीं है, जुडिशल कमीशन हुकूमत ने बनाना है। हम कब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन हमारी फेवर में रिपोर्ट कर दे, वो बैठेगा जिस तरह मॉडल टाउन साने का हुआ था उस तरह कमीशन बने, एक आजाद और खुद मुख्तार हो, वो बैठकर सारे को देखे। दूसरा क्या है, जो पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, अभी रिसेंट बता रहे हैं आपके सामने 57 पॉलिटिकल वर्कर्स थे जिनको इस दहशतगर्दी की गोड़ ने आज से 3 दिन पहले जो है डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया गया, उनको फिर पकड़ लिया, वो फिर डिस्चार्ज किया। आप अंदाजा लगाए ना ये क्या हो रहा है। यानी आप खुदारा आम लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती है, जबर कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। और ये भी बताते चलें आपको, आज अगर किसी ने शहरयार अफरीदी की तकरीर असेंबली के फ्लोर पे सुन ली हो, उन्होंने तो एक और बड़ा चैलेंज कर दिया है कि राणा सलाउल्लाह के खिलाफ जो पर्चा था जिन्होंने कराया था, आए उसकी इंक्वायरी कराएं, बताए कौम को किसने करा। उन्होंने तो ये भी बताया कि हमने पूरी तसल्ली की, कहा कि इस बारे में राणा सनाउल्लाह उस मुकदमे से मुताल्लिक ऑन द फ्लोर भी बात कर चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो बता भी चुके हैं कि ये इसमें पीटीआई मुलव्वस नहीं थी। देखे ना, अब तो आना चाहिए ना, किसने किया ना भाई, आए ना सामने लेके। अब हरे को पता है, और उन्होंने इतने खुले लफ्जों में बात की है कि आप बच्चों के साथ, बीवी के साथ, यानी हर जितने वर्कर्स हैं उनके साथ जितना जुल्म हो रहा है और जो कर रहे हैं हरे को पता है, नाम क्यों नहीं ले रहे। यानी ये जो बातें तो बड़ी करते रहे ना कि वोट को इज्जतों का नारा लेकर, लेकिन ये इनके पास असल में वजह ये है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं अभी सुन रहा था गुफ्तगू के हवाले से, राणा सनाउल्लाह सीजन्ड आदमी है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, हुकूमत वक्त को खुद आना चाहिए आगे मुज़ाकरात के लिए। यानी ये तो क्या करते थे 9 मई के मुज़ाकरात नहीं, हमने तो सियासी, हम तो कहेंगे बड़े तदब्बर के साथ एक सियासी चाल चली है इनके ऊपर, इनके पास कोर्ट में आए, अब देखते हैं क्या करते हैं। कल इनके पास ये बहाना भी नहीं रह जाना, इस बहाने के बाद अब जो बातें होती थी कि आए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी गुफ्तगू हो चुकी है, अब तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश। लेकिन मेरा जानता ख्याल है अब सीखना चाहिए, अगर ये काम कुछ करना होता तो जनाब जब 26वीं तरमीम जो है कितनी देर में पास हुई थी, जब पहली दफा आई थी तो राणा अपना आजमदीन तार ने कहा मुझे तो इस ड्राफ्ट का ड्राफ्ट ही नहीं पता था, फिर वो ड्राफ्ट आया, हमने देखा कि कितनी देर लगी उस ड्राफ्ट को पास करने के हवाले से। तो ये जो बेवकूफ बनाने वाला प्रोसेस है ना, अब नहीं बन सकेगा, अब ये बुरी तरह से फंस चुके हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा हमारी कुर्बतें बढ़नी है अपोजिशन के साथ, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, अब चाहे पीर पगाड़ो साहब से भी बात करने का कहा है। तो आने वाले दिनों में हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, अपोजिशन लीडर्स के साथ बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग की बात अब चलेगी आगे, और ये मुल्क अब इंशाल्लाह हो सकता है इनमें सिर्फ इस कश्ती में सवार होने के लिए मुस्लिम लीग नून ही बच जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की फ्रंट लाइन पे तो वही खेल रही है। लेकिन उम्मीद है कि बाकी सारी सियासी जमातें एक पेज पर आकर इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा और लाए। आप ये फरमा रहे हैं आज़ाद सिद्दीकी साहब के हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो आने जा रही हैं। अली गौहर बलोच साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, एक तो आपको वार्न कर दिया आज़ाद सिद्दीकी साहब ने कि आपके लिए मुश्किलात आ रही हैं, और दूसरा ये फरमाएगा कि उन्होंने जो मुतालिबात कहा कि हमारे मुतालिबात जायज़ हैं और हुकूमत वक्त को पहल करनी चाहिए हमसे मुतालिबात के लिए, मुज़ाकरात के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि आवाज बहुत स्लो आ रही है, जरा सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने, बहुत स्लो आ रही है आवाज। देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल आज आपने देखा कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐवान के अंदर बात की कि इन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद भी ये सीखे नहीं है। केपी के हुकूमत के जरिए जिस तरह से ये बार बार हुकूमती वसाइल लेकर जो है ये स्टेट के ऊपर हमला आवर होते रहे हैं, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। और हमारी तरफ से तो इन्हें बारहा यही कहा गया और हुकूमत की तरफ कि भाई अपना पुरअमन एहतजाज रखें, और ख़ास तौर पर अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो ये धमकियां देना और वफाक के ऊपर हमला आवर होना बंद करें। लेकिन ख़ास तौर पर केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जिस तरह से जो जुबान वो इस्तेमाल करते हैं और इनके दीगर जो मतलब पार्टी के सीनियर लोग हैं जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से वो बार बार वफाक के ऊपर हमला आवर होते हैं और ख़ास तौर पर साथ धमकी अमेज बातें करते हैं कि सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं, गोली का जवाब अब गोली से होगा, अब हम पुरअमन नहीं असला लेकर आएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि ये तो धमकी के ऊपर और गन पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज भी ये मुज़ाकरात के लिए सिंसियर नहीं है, क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि कानून और आइन का शिकंजा जो है वो इनके इर्द गिर्द तंग होता जा रहा है और तमाम हकायक जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें ऑडियोज भी हैं, वीडियोज भी हैं। ये सीसीटीवी का जिक्र करते थे, वो चीजें भी सामने आ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं और अब इनको जाहिर है। लेकिन अली गौहर बलोच साहब इस्लाम भी फरमा रहे हैं कि, और इससे पहले भी आपकी हुकूमत और मुतादिद वज़रा भी ये कई बार फरमा चुके हैं कि जी हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो ये बताएगा कि अगर सबूत भी मौजूद हैं तो फिर पीटीआई का ये मुतालबा कि तमाम मामलात पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए, इस तरफ क्यों नहीं आते आप? देखिए, बुनियादी तौर पर तो तमाम जो वाक़यात हैं वो मतलब है कि वो सारे पूरे मुल्क के ऊपर और पूरी दुनिया के सामने अया हो चुके हैं। बदकिस्मती से 9 मई का वो वाक़या है जो इन जत्थों ने एक सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़े हुए था, लेकिन असल में तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात थे और इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के इदारों के ऊपर जिस तरह से हमला आवर हुए, इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती और कोई नज़ीर नहीं मिलती, और इस चीज़ के आप भी गवाह हैं और पूरा पाकिस्तान भी गवाह है। तो लिहाजा जब इनका जुर्म खुल के सामने आ चुका है तो उसके ऊपर फिर अब कमीशन का क्या? जाहिर है मामलात अदालतों में, कोई हुकूमत ने तो फैसले नहीं करने। अगर ये बेगुनाह है और इन्होंने सफाई देनी है तो ये जरूर दे। ये तो अपने मुकदमात में अगर गिरे हुए हैं तो हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है कि किसी भी इस तरह के अहम मामले पे कमीशन बना सके। जी देखिए, ये तो एक जगह पर तो नहीं, ये तो मुल्क के हर कोने पे और खास तौर पर टारगेट करके उन अमलाक के ऊपर हमला किया गया, शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए। आपने देखा कि कोर कमांडर हाउस, जना हाउस की ईंट से बिल्कुल ठीक करवा रहे हैं आप, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हमें आगे भी तो बढ़ना है ना इससे। इसका फिर अगर इंक्वायरी हो जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं है? नहीं, एक बात से देखें, इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि कोई भी बेगुनाह बंदा सजा नहीं होना चाहिए और कोई भी गुनहगार बंदा जो है वो इससे बचना नहीं चाहिए। इसके मास्टरमाइंड जो है वो खुद बानी पीटीआई है और जो ताने बाने उनके फैज साहब के साथ मिलते और जिस तरह से उन्होंने मिलके मुख्तलिफ मामलात में पाकिस्तान के कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई, करप्शन से लेकर लोगों के ऊपर मजालिम से लेकर रियासत को नुकसान पहुंचाने से लेकर, ये लोग तो पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका देखना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं, IMF को खतूत लिखते हैं। मतलब ये है कि ये इक़्तिदार के हवस में पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। साथ रहिएगा, मुझे मौलाना साहब की जानिब बढ़ना है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बाकायदा आपको खुशामदीद। इससे पहले आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम का हवाला भी दिया गया हमारे जो मेहमान गिरामी हैं उनकी जानिब से, हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान मरकज़ निगाह थे और मुलाकातें तवील रही उनसे और तवातुर से मुलाकातें होती रहीं। और मौलाना साहब कई बार फरमा चुके हैं कि तहरीक इंसाफ अगर चाहती है तो मुज़ाकरात के लिए मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो इस सारी सूरत हाल में JUI कहां स्टैंड करती है? क्या JUI को इस ऑफर के बाद क्या कोई राब्ता हुआ तहरीक इंसाफ का आपसे? ये भी बताइएगा। देखें, ये हमारी अपोजिशन और हुकूमत को अलग अलग इंतहाओं पे खड़े हैं, तो ये तो एक मुल्क की सियासी जमातें हैं, तो इंतहा पर खड़े होने से तो हल नहीं होता। मामला हल होने के लिए इनको इंतहा छोड़कर दरमियान में आना होगा। तो जाहिर है दरमियान में वो कैसे आएंगे? कोई एक ऐसी जमात दरमियान में हो कि वो दोनों को नजदीक कर सके और उनको एक टेबल पर बिठा सके, और वो जमीयत उलमा इस्लाम। तो हमारी ये पोजीशन पहले भी थी और आज भी है। हम अगरचे हुकूमत में नहीं है और मुज़ाकरात के नतीजे में भी हुकूमत में नहीं आएंगे, लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं कि उन मसाइल में जहां सियासत से बाला तर होकर मुल्क के लिए सोचना पड़ता है, वहां हमें एक साथ बैठना जरूरी होता है। तो हम ये सहूलत दे सकते हैं हुकूमत को भी और PTI को भी कि इन दोनों को बिठाकर एक मेज पर इनके दरमियान कोई मुसालिहत करें। तो हमारी ये पेशकश तो कायम है, बहाल है। फिलहाल PTI के दोस्तों ने उसका जवाब नहीं दिया। PTI के बाद हुकूमत के लोग जवाब देंगे
और मुझे उम्मीद है अभी इनके दरमियान जो बराह रास्त मुलाकात हुई हमारे बगैर, अगर ये बराह रास्त मुलाकात कर लेते आया सादिक साहब की सरबराही में, तो हम इनके लिए दुआ खैर करेंगे, फिर हमारा होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर कहीं भी डेडलॉक आता और हमारी जरूरत पड़ती है तो हमारी वो पेशकश अब भी बहाल है, वो मुल्क की मुफाद के लिए बहाल रहेगी। मुल्क के वफाद के लिए आपकी पेशकश बहाल रहेगी। और हम ब्रेक के साथ नाज़रीन में बढ़ना है बताएंगे तो हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे कि मौलाना साहब की पेशकश तो अभी भी बरकरार है जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया। तो क्या सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टीज ने रब्ता किया? हमने देखा जब 26वीं तरमीम का मामला है तब हुकूमत बार बार चक्कर लगाती रही, मौलाना साहब के पीटीआई वाले भी। क्या मुज़ाकरात के लिए चक्कर नहीं लगाए जा सकते? इस सवाल को हम रखेंगे अपने पैनल के सामने। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अज़हर सिद्दीक साहब, एक तो ये फरमाइएगा कि मौलाना साहब जब बार बार आपको ये ऑफर कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले हवाला दिया कि जब 26वीं तरमीम का मामला था तो हुकूमत और आप भी मौलाना साहब के घर के चक्कर लगाते थे, तो क्या इन मुज़ाकरात के लिए आप मौलाना साहब की मदद नहीं ले सकते जब वो फरमा रहे हैं खुद कि मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं? अच्छा, पहले ना मैं सिर्फ एक जवाब दे दूं। मुस्लिम लीग नून हमेशा से आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है। आज हम मुल्क में पॉजिटिव बात हो रही है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, इस मुल्क का जो वजीर आजम है वो बाथरूम में तो पूछे बगैर जा नहीं सकता है। उसकी हालत क्या है आप अंदाजा लगा लें। कोई फैसले अपने तय कर नहीं सकता। फैसले करने के लिए मोहसिन नकवी हैं, फैसल वाडा हैं या सरफराज भुगती हैं, जिनके नुमाइंदे हैं वो सबके सामने पता है हर एक को। तो असूली तौर पर तो अभी कहा है ना इनके लिए, ये जो कह रहे थे हम पे इल्जाम था पहले कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्हीं से मुतालबात करने हैं, उन्हीं से हम अपना मुज़ाकरात करेंगे। तो हमने अब जरा बराह रास्त इनको कह दिया ना, इनके पीछे छुपी बैठी ना एस्टैब्लिशमेंट। वो जब तक एस्टैब्लिशमेंट इनको नहीं ये कहेगी ये आगे नहीं आ सकते। इन बेचारों की क्या है, एक तिनके के ऊपर इनकी हुकूमत खड़ी है। आज फॉर्म 45 और 47 का चट्टा बट्टा खुल जाए तो ये कहां है, ये कहीं नहीं ठहरे हुए, इनको तितर बितर हो जाएंगे। और ये जो बातें कहा करते थे ना एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे हवाले से कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो जनाब जनरल बाजवा या लागू फयाज अमीन नहीं थे, वो लेकर आए हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि यानी यहां जो आज इल्जाम लगा रहे हैं जनरल फैज पे, भाई सारे तो ये उन्हीं के हाथों पे पले हुए हैं। हम तो अगर अप्रैल में, अगर तो हम अगस्त में आए थे तो 8 महीने बाद ही हमसे जनरल फैज इनसे राब्ता हो गया, जनरल बाजवा का इनसे राब्ता हो गया। तो ये समझना चाहिए कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कहां खड़ी है। हम बिल्कुल देखें, इसमें कोई शक नहीं, दरवाजे हमारे खुले हैं। इमरान खान साहब ने कहा है मौलाना फजलुर रहमान से, पीर पगाड़ो साहब से मुलाकात के लिए, और इसमें बहुत जल्द कोई ना कोई पेशरत आप सामने देखेंगे। सर, ये जो मैं सवाल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं 26वें तरमीम के मामले से पहले भी मुतादिद बार मौलाना साहब ये फरमा चुके हैं कि मुज़ाकरात करने हैं, अगर आपको मेरी मदद दरकार है तो मैं यहाँ पे हाजिर हूं। मेरा सवाल यह है कि अब तक मौलाना साहब की मदद क्यों नहीं ली गई? देखिए, इससे पहले हमने ना महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में पाकिस्तान एक बनाई थी। हमारी डिस्कशन मेरी इतला के मुताबिक जो है आपस में चल रही है। मुज़ाकरा के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, ये नहीं है। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब वो नहीं बनवा सके जो हम कहते थे। वैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि आइनी बेंच बनाने हैं तो सीनियरिटी का प्रिंसिपल रहे, वो नहीं हो सका। चीफ जस्टिस बनना है तो चीफ जस्टिस सीनियरिटी के प्रिंसिपल में बने, वो नहीं बन सका। तो और उसके बाद खुद इनके साथ धोखा हो गया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का जो बिल है, हम तो टोटल सपोर्ट करते हैं उनकी, जमीयत उलमा इस्लाम का जो ये डिमांड है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो कानून आना चाहिए और कानून बनना चाहिए। लेकिन अब अंदाजा हो गया होगा कि इनके साथ भी क्या किया जा रहा है, इनके साथ भी हाथ किया जा रहा है। अंदर से बैठकर गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग जो हैं वो मदारिस को तोड़ने के लिए लगे हैं। ये एक अच्छा शुगर नहीं है। मैं नहीं ये समझता कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर कंसेंसस सबका होना जरूरी है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो गवर्नमेंट ने इनके साथ धोखा किया, उसकी आड़ में जो अब देखना 13 नवंबर का सदर पाकिस्तान उस पर एतराजात लगाए हुए हैं। तो 15 दिन के अंदर अंदर असेंबली ने देखना है उस सारे मामले को। आ गया असेंबली का ज्वाइंट इजलास बुलाएं और उसके सामने ये मुश्किल काम कोई था कोई 141 142 पढ़ लें आप कि अगर किसी और तरफ निकल गई है। मेरा सवाल वहीं पे वैलिड है कि मौलाना साहब के साथ फिर राब्ता कर रहे हैं आप मुज़ाकरात के लिए? देखें, इसमें हमारी कोर कमेटी सारे मामलात को देख रही है और बहुत जल्द आप खुशखबरियां सुनेंगे। ये ग्रैंड डायलॉग तो होना है।
इसमें कोई शक नहीं है। अब ये टाइम एक आ गया है कि अगर वोट को इज्जत दो का नारा लगाना है, अगर चाहते हैं कि जो वोट डाला गया वही वोट की हुर्मत बरकरार रहे, जो आईने पाकिस्तान ने कहा ये बताइएगा डायलॉग हो गए। मुझे ये बताया कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया मोहसिन नकवी साहब का भी और फैसल मौदा साहब का भी, कल ट्वीट किया था फैसल मौदा साहब ने, और उन्होंने भी ये कहा था कि जी अच्छी खबरें आएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब डील किया जाएगा कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से। तो क्या आपको खबरें वो दे रहे हैं? देखिए ना हमें अभी तक जो हम हालात बर्दाश्त कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट और ये गठजोड़ है मौजूदा हुकूमत का, जिसकी वजह से हम हालात ये सारे मामला। अब वजह के इमरान खान के अगेंस्ट के कोई कुछ रह नहीं गया ना। 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में बरियत होगी, तीसरा तोशा खाना जो नया वाला केस है उसमें खुद कह रहे थे ट्रायल की तरफ चले जाए, चौथा केस जो इलेक्शन कमीशन वाला है वो भी खत्म, और 9 मई के हवाले से हमारे खिलाफ तो एविडेंस ही कोई नहीं है। 4 तरह के वर्जन आ चुके हैं और वो सारे वर्जन पिट चुके हैं बुरी तरह से। अब इमरान खान को जेल में ज्यादा देर रखना मुश्किल काम है। तो हम यानी इतनी तकलीफ और दिक्कत जो है ना इमरान खान ने इस कौम के लिए बर्दाश्त की है। चलें देखते हैं, ज्यादा देर रखना जेल में मुश्किल है ये नहीं। 501वां दिन है आज उनके जेल में। अली गौहर बलोच साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की और आपसे मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि आप 26वें तरमीम के लिए हमने देखा कि बारहा मौलाना साहब के दर पे गए, चक्कर लगाए, क्या मुज़ाकरात के लिए मुल्क के लिए इस पे तो सारे फरीक मुत्तफिक है कि जो मुज़ाकरात होने चाहिए, मेल बैठना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मदद कर सकता है दोनों फरीकैन की, उसकी मदद क्यों नहीं ली जाती? देखें, बुनियादी तौर पर तो मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा कि अभी मौसूफ जो 47 फार्म का जिक्र कर रहे थे, इनको आईना सामने रख के अपनी शक्ल देखनी चाहिए। इनको आरटीएस सिस्टम याद नहीं है, इनको वो जमाना याद नहीं है जब पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चुरा के और इन घुसपैठियों ने जो है एक सिलेक्टेड हुकूमत बनाई थी, और उस वक्त भी मतलब है कि ये बड़े नारे लगाते थे और कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। ये किस मौसूफ ने कहा था? ये किसने कहा था कि भाई मैं तो पूरी उम्र के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी जो हुकूमत है मतलब है वो चलने दी जाए और ये सिलेक्टेड हुकूमत चलती रहे जो गैर कानूनी और गैर आईनी थी। पूरे पाकिस्तान का इन्होंने मैंडेट चोरी किया था, ये जो अपने आप को बड़े पॉपुलर समझते हैं। और उसके बाद जो इन्होंने नेक्सस बनाया फरागोगी वाला, और उसके जरिए जो इन्होंने करप्शन की और करप्शन की तारीख रकम की, ये महा के कोई अच्छा अली गौहर बलोच साहब, हमने बारहा जिक्र सुना फरागोगी का, ये फरमाइएगा कि मुतादिद वज़रा भी जिक्र करते रहे, वज़ीर आला पंजाब ने भी बारहा जिक्र किया फरागोगी का, लेकिन मुतालिबात सारे जो हमने देखे, मुकदमात सारे जो हैं वो तहरीक इंसाफ की क़यादत या उनके वर्कर्स के खिलाफ है। तो फरागोगी साहब कहा है उनको ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई पकड़ा गया, क्या मामला है? देखें, वो फरागोगी साहिबा जो हैं वो उनको इन्होंने फरार करवाया था ना, यहाँ से भगाया था, क्योंकि वो जाहिर है कि वो अगर होती तो ये तो आज भी यही समझते हैं कि वो इनके खिलाफ आज तक वादा माफगुआ बन चुकी होती, और सारे पंजाब की बिलखसूस जो करप्शन थी वो उन्होंने उसके जरिए की। चले सर, फरार तो करा दिया, मुझे ये बताइएगा कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए जो आप इल्जाम भी लगा रहे हैं? केस कितने हैं? देखें, जाहिर है कि मुकदमात रिकॉर्ड उनका पास पड़ा है, और कुछ चीजें जाहिर है वो जब पेश होंगी तो सामने आएगी। वो बेगुनाह है तो उनको ला के पेश करें ना। वो जो फरागोगी साहिबा थी जो अंगूठियां मंगवाया करती थी, जो यहाँ पर आरपी और सीपीओ लगते थे, जिस तरह से पूरे पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था, झूठ है। हमने आज फरागोगी को भगाया क्यों है? अगर इनका झूठ है। नज़र सदीक साहब ये पूछ रहे हैं कि उन पे ये बताइए कि मुकदमे कितने हैं? अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर बैन किया, टीएलपी के लोगों को सीधी गोलियां मारी और उनको बैन किया। ये लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। फरागोगी को लेकर आए, हम मुकदमात भी सामने लेकर आ जाएंगे। ये लेकर आए, क्यों भगाया हुआ, क्यों उसको फरार क्यों करवाया मुल्क से? और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि बानी पीटीआई छूट जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा कोई नहीं। ओ भाई, ये तुम जैसे लोग ही हैं जो बाहर बैठ के फायदा उठा रहे हैं और उसको तुम लोगों ने फंसवाया हुआ है, और उसकी जेल में बैठने के ऊपर तुम लोग सियासत कर रहे हो और मौजें कर रहे हो और असेंबली के सारे प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता चलेगा जब 9 मई के अब वाकयात के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं तो वो सारे लोगों के सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका सारा मास्टरमाइंड तो है ही वही इमरान। बिल्कुल ठीक है, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अली गौहर बलोच साहब ये फरमा रहे हैं। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से आएंगे तो अज़र सदीक साहब आपसे आपका टेकअप इस पे भी लूंगा, आपने इस पर रद्दअमल भी देना है, और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से भी उनका हम टेकअप लेंगे। वापस आएंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद।
हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज़ाद सिद्दीक साहब, आप एक तो काइंडली, टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास, आपने रद्दअमल जो देना है बदल दीजिएगा, फिर मुझे मुफ्ती साहब की जानिब पे बढ़ना है। अच्छा, नहीं, बड़ा दुख और अफसोस होता है, माँ बहनों की इज्जत अच्छी नहीं है। अगर मैं कहूं कि मरियम सफदरिया या मरियम गोगी अच्छा लगेगा, या मैं कहूं कि नवाज शरीफ गवाल मंडिया, मैं अगर कहूं कि नवाज शरीफ गवाल मंडिया, नवाज शरीफ अगर मैं गवाल मंडिया कहूं तो अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। उनका नाम भाई फराह गोगी नहीं है, भाई नहीं फराह गोगी नाम, फराह गोगी नहीं नाम, आपको नहीं पता तो ना सही ना, झूठ बोलते हैं आप बैठ के चैनलों पे आओ। और अब सुन तो ले, और हिम्मत करके सुनो भाई, और हिम्मत करके सुनो, हिम्मत करके जरा सा एक नाम गाड़ा तो सब आग लग गई है। दूसरों का जब नाम बिगाड़ते तो शर्म नहीं आती है। उनका यही नाम है। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये इल्जाम लगाते थे उस्मान बुज़दार के ऊपर, उस्मान बुज़दार तो इधर ही है ना, कितने बच्चे आगे, इतने इल्जाम लगाए उन्होंने, एक भी केस अभी तक उस्मान बुज़दार, यार ये बात तो कर लेने दें, इल्जाम लगाते हैं उस्मान बुज़दार पे, एक भी पर्चा दर्ज हुआ उसके ऊपर, एक भी नैब का केस बनाया उस्मान बुज़दार के ऊपर, बताए ना जरा, कोई एक बना सके। फर्ज शादी में भाई फर्ज बिठाया, वो भाई अब चुप करके बर्दाश्त करो भाई, मेरे आप दोनों की लड़ाई में मुफ्ती साहब जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। और मैं मरियम, यार को कमाल करने की बात है, मुझे जवाब दे लेने दो, हिम्मत करके सुनो। मैं तो मरियम गोगी तो नहीं कह रहा ना, ओ भाई, मरियम गोगी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, जवाब सुनो ना आराम से बैठकर, ओ भाई आराम से जवाब सुनो, आप तमीज सीखे। ओ भाई मेरी एक बात सुनो, नवाज शरीफ गवाल मंडिया तो नहीं मैं कह रहा ना, मैं नवाज शरीफ का नाम गवाल मंडिया तो नहीं रख दिया मैंने, आराम से सुने। सिद्दीक साहब, आप सब कुछ कही जा रहे हैं, आप भी जनाब कीजिए। यार कमाल है, क्या अच्छे बंदे को बुला लेते हैं आप, जिसको तमीज ही नहीं है बात करने की। खुदारा यार, ओए जवाब तो सुनो, हिम्मत तो करे। आज़ाद सिद्दीक साहब और अली गोहर बलूच साहब, आप दोनों से गुजारिश है, जरा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, बात सुन लीजिए। यार मुझे जवाब दे लेने दो ना, इसके पास है नहीं ना, झूठ बोलता रहता चैनल पे जाकर, इसको आता ही कुछ नहीं है ना, इसको पता है। कसम कल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कसम खा के कहना जरा, कहना ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के, खुदारा यार शर्म ही कोई नहीं है, हयाई कोई नहीं है, थोड़ी सी जूम मरो, चुल्लू पर मेरे ख्याल से मुझे फिर मुफ्ती की बात बढ़ना चाहिए आगे। आज़ाद सिद्दीक साहब और अली गोहर बलूच साहब, मुझे एक जवाब दे लेने दो, मुझे एक जवाब दे लेने दो। मैं कोई मरियम गोगी का नाम नहीं ले रहा यार, खुदारा यार, मैं जवाब दे रहा हूं। चले आज़ाद सिद्दीक साहब, बात किसी और तरफ निकल जाएगी, छोड़े इस बहस को छोड़ते हैं। मैं मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊंगा, हम मदारिस रजिस्ट्रेशन की बिल की बात कर लेते हैं। और मौलाना साहब ने बारहा फरमाया कि हम जो अब अगर आईनी तरमीम या अब नई तरमीम इस बिल के अंदर लाई जाती है तो हमें कबूल नहीं होगी। तो मुफ्ती साहब फरमाएगा, क्या इस पे बातचीत चल रही है हुकूमत से? आप देखें, इसका पस मंजर और मंजर तो आपको मालूम है ना, इनको 26वें आईनी तरमीम में हमारी जरूरत थी, तो हमने एकदम इनकार भी नहीं किया पीटीआई की तरह, और इकरार भी नहीं किया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह। हमने इनके 22 नकात में अपने 5 नकात डाले और इन्होंने वो मान लिया और एक ड्राफ्ट को तफीका तैयार किया। हम तो चाह रहे थे कि पीटीआई भी उस पर साइन करे, लेकिन उनकी पार्टी की पॉलिसी वो नहीं थी। तो एक मीटिंग हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के घर में, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी थे और मियां शहबाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी तशरीफ ले गए थे और बिलावल भुट्टो भी थे, तमाम लोग थे, यानी जिन जिन लोगों को होना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। तो वहां उनसे एक वादा हुआ और इस तरह एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हुआ। जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल मौलाना साहब ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई थी। अब ये आपसे जानना चाहूंगा मैं, अभी मौजूदा सूरत हाल जो इसकी है, आज वजीर कानून साहब ने भी फरमाया कि जी वजीर आजम ने हिदायत की है कि JUI से बात की जाए, तो क्या हुकूमत से अभी रिसेंट कोई राब्ता हुआ है और क्या हुकूमत ने हमको कोई वजह बताई है कि आप क्यों तरमीम चाहते हैं? मुस्लिम लीग नून के लोग हमारा वक्त जाया करते हैं। अभी जब कैबिनेट से पास हुआ और सेनेट और कौमी असेंबली से, तो सदर ने दस्तखत करना था, ये इनके इत्तेहादी हैं, इनको कहना चाहिए दस्तखत करो। अब दस्तखत मुकर्रर वक्त में नहीं किया तो वो जो एक्ट बन गया।
अब जिम्मेदारी आती है सदर से हट गई है और वजीर आजम बाकायदा नोटिफिकेशन करे, ये हमारा मुतालबा है। अब अगर ये कहते हैं क्लिनिकल गलती है, कोई मिस्टेक है और हम दोबारा इसको ईवा में ले जाएंगे तो ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। फिर हम जाएंगे ईवान से मैदान की तरफ जाएंगे, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको पहले से बता दूं कि भैया दो लोगों को नाराज नहीं कर सकते। ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये साबन की टिकिया पे खड़ी है, 205 सीटें लेकर इनको दिए हैं, इनको थोड़ा सा धक्का दिए चले जाएंगे, क्यों लोगों को मजबूर कर दें। अच्छा जब हम आएंगे इस्लामाबाद तो हम कोई पागल है एक साइन के लिए आएंगे, फिर तो साइन के लिए नहीं आएंगे, फिर उनको अपनी कुर्सियां बचानी मुश्किल हो जाएगी। वो खतरनाक सूरत हाल ये क्यों पैदा करना चाहते हैं? एक ही बात है, पहले हम नाराज थे सदर साहब से, उन्होंने गलती की, अपना वादा जो किया वो उन्होंने जबान खाई, अब वो काम आ गया है इसके बाद वजीर आजम के पास। अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो हम मुतमईन हैं, अगर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो फिर इंशाअल्लाह तो हाथ हो जाएगा। यानी अगर नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं होता तो जेयूआई सड़कों पे आने जा रही। नाजरीन ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस तो इस पे हम हुकूमत का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हम बिल की बात कर रहे हैं और जेयूआई ने बारहा कहा कि हुकूमत इसका नोटिफिकेशन जारी करे वरना हम सड़कों पे आएंगे। आज भी वबांग दोहल कह दिया गया है मौलाना की जानिब से। इसी पर हम हुकूमत का टेक लेते हैं। अली गौर बलोच साहब, इस पे मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का जो मामला है, इस पे मौलाना साहब ने फरमाया कि आपसे मियाँ साहब से भी, दोनों मियाँ साहब से भी पहले इस पे बाकायदा मुशावरत हुई, फिर ये बिल कौमी असम्बली सेनेट दोनों ईवानों से मंजूर भी हुआ, फिर क्या जरूरत पड़ी कि इसमें अब सदर ममलकत ने इसकी मंजूरी नहीं दी और अब इसमें मजीद तरमीम करने जा रहे हैं आप? देखें, इस पर जो मामलात हैं वो यकीनी तौर पर पहले ये असम्बली में पेश हो चुका है और जो सदर साहब ने इस पर इतरादात लगाए हैं उस पे हमारी जितनी भी लीडरशिप है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और दीगर, वो मौलाना साहब के साथ रब्ता कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और मैं समझता हूं कि ये इशू आप देखेंगे कि चंद दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा और ये बामी मुशावरत के साथ हो जाएगा और इस पर मैं नहीं समझता कि एहतजाज तक कोई नौबत जाएगी। नहीं तो इसमें इतना डिले क्यों कर रहे हैं? मामला ऑलरेडी हल हो चुका है और जो कोई थोड़े बहुत पॉइंट ऐसे हैं जिस पर कोई हुकूमत के तफादात है। देखिए, फैटफ का जो कानून है वो तो पीटीआई के दौर में पास हुआ था, तो मैं समझता हूं कि जो भी सदर साहब ने इतराज उठाए उस मामले में बिलावल साहब की भी जो है, मेरा ख्याल है कि वो भी राब्ते में है मौलाना साहब के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों जो तीनों पार्टीज हैं, इनकी जो आला क़यादत है उनकी आपस में राब्ता है। और वो अच्छा अली बलोच साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि राब्ते हैं और मामला जल्द हल हो जाएगा, लेकिन जो कि जेयूआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे जो मेहमान हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह, वो तो ये कह रहे हैं कि जी आप हमारा वक्त ज़ाया करते हैं और इसमें होना कुछ नहीं है। उनका मुतालबा तो एक है कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नहीं, बिल्कुल जेयूआई का यही मुतालबा है और मैं समझता हूं कि इसकी बेशुमार जो तकरीबन शिक्के हैं उस पर तमाम पार्टीज जो है मुत्तफिक है। जहां कहीं कोई मसला है जिस पर सदर साहब ने इतराज लगाया है तो उसका एक आईनी और कानूनी तरीका है, उसके तहत वो इतराज़ात दूर किए जा सकते हैं। और यकीनी तौर पर अगर उसमें कोई ऐसी नागुज़ीर कोई छोटी मोटी तब्दीली भी हुई तो वो मौलाना साहब को एतमाद में लेके की जाएगी, उनकी मुशावरत के साथ की जाएगी। लेकिन जाहिर है कि अभी मामलात जो हैं वो मतलब मुशावरत की हद तक हैं। यानी मुशावरत चल रही है अभी। मुफ्ती साहब, इस पे आपका मैं टेक जानना चाहूंगा। आपने पहले फरमाया कि हुकूमत जो है वो जेयूआई का वक्त ज़ाया करती है और आपके जो मुतालिबात है वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ये बिल दोनों ईवानों से मंजूर हुआ, उसके बाद सदर ममलकत के पास पहुंचा। तो क्या आप कोई इस पे लचक का मुशायरा करेंगे जो इसमें तरामीम हुकूमत कह रही है? नहीं, देखिए ना, पीटीआई ऑलरेडी वो सड़कों पर है और ये हुकूमत इतनी तकड़ी नहीं है कि मौलाना साहब को और इमरान साहब को एक साथ नाराज करे और वो दोनों निकले तो फिर ये पोजीशन नहीं है पहले आपने 12 लोगों को मार के लोग चले गए, ऐसा फिर नहीं होगा। ये खतरनाक सूरत हाल को ये समझते हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। हम कहते हैं बातें नहीं करो, अमल करो। अगर आपने हमारे बिल पे साइन किए तो हम इस्लामाबाद आने की क्या जरूरत है, और अगर आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो जिस तरह जरदारी साहब हमारे नजरों में गुनाहगार हैं
तो आप भी गुनाहगार होंगे। मौलाना ये तो साहब, दो और गुफ्तगू दो की आपने तरफ बात सुनी है। हुकूमती लेकिन नुमाइंदे की, क्या हुकूमती वक्त वो ये कह रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन तो फिलहाल इसका जारी नहीं होगा, लेकिन इस पे जो तरमीम करनी है उस पे मौलाना को जरूर एतमाद में लिया जाएगा। तो क्या JUI इस पे राजी होगी अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और तरमीम की जाती है? तमाम बात जी मुफ्ती साहब, कई घंटे बहस हुई है, कोई नई बात नहीं है। हम किसी और तरमीम पे राजी नहीं होंगे। किसी और तरमीम पे राजी होना हमारा वक्त जाया करना है और हमें उलझाना है। हम ऐसा कतल नहीं करेंगे। इनको अपनी बात छोड़नी पड़ेगी और इस तरफ आना होगा कि जो आमतौर पर कवानीन होते हैं, सदर साहब 10 या 15 दिनों में साइन नहीं कर दे तो फिर क्या होता है, फिर वो खुद कानून का हिस्सा बन जाता है। इस तरह का नोटिफिकेशन चाहिए हमें, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसको मान लेगी। यानी आपको ये उम्मीद है कि हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर देगी इसी मामले पे? हम कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया कि ये हमारा एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका एहतजाज हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज़ाद सिद्दीक साहब, एक बात, जी बिल्कुल, आपकी जानिब आ रहा था मैं। नहीं, हम हमारी लीडरशिप मौलाना साहब की कदर करती है। मैं आपसे आपकी जानिब आऊंगा, आपका फाइनल टेक लूंगा, लेकिन साहब कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज करना तो हर पार्टी का हक है। हमें इनके एहतजाज के से खाइफ नहीं है, लेकिन हमें मौलाना साहब बिल्कुल ठीक है। अली गौहर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे टाइम को शॉर्ट है। आज़ाद सिद्दीक साहब को भी शामिल करना है। आज़ाद साहब, आपकी जानिब आऊंगा, लेकिन उसमें अगर पड़ी तो मौलाना साहब की मुशावरत के साथ की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अली गौहर साहब, आज़ाद सिद्दीक साहब, आप कहाँ पे खड़े हैं? पीटीआई कहाँ पे खड़ी है इस बिल को लेकर खास तौर पे? अच्छा, मैं एक बात तो मैं मुफ्ती कमायतुल्लाह साहब के लिए बता दूं, मैं कोई मुस्लिम लीग नून के लॉयर से मिला हूं, उन्होंने एक बड़ी खतरनाक प्लानिंग बनाई हुई है। अब आपको पता है इस वक्त जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, उनकी अपनी मर्जी के हैं। वो बड़े तरीके से बैठकर अगर इसको पास भी कर देंगे, वो इसको चैलेंज करवाएंगे। मैं इनके नॉलेज के लिए वक्त से पहले बता रहा हूं ये बात, कि वो चैलेंज कराएंगे और ये मामला फिर अदालतों से सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। और बड़ा अच्छा कानून है, और उस कानून की वजह यह है कि इन्होंने लालच देकर, इन्होंने चक्कर देकर 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, और ये कानूनी ये साबित है इस बात का कि इस गवर्नमेंट पे एतबार नहीं किया जा सकता। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एतराजात लगाए हैं, वो ऐसे एतराज नहीं लगे, वो किसी के फरमाइशी एतराजात हैं, और फरमाइशी एतराजात अगर लगे हैं तो समझ जाएं कि आप यानी जो पार्लियामान ने पास कर दिया है उसको आसिफ जरदारी साहब एक जुम्बिश कलम से खत्म करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात और आपके सामने रख दूं, देखें, इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ने दें। जमहूरियत को ये लोग परवान नहीं चढ़ना चाहते। बातें जितनी मर्जी कराते रहें, इल्जाम जितने मर्जी लगाते रहें, अभी तक कोई एक केस ऐसा है जिसमें करप्शन हो, ठेकों का काम हो, कोई भी, मैंने नाम लिया तो उन्हें गुस्सा आ गया। भाई उस्मान बुज़ार तो यहां बैठा है जिसके बारे में इतनी बातें करते थे, कोई एक ठीक है। आज़ाद सिद्दीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये एक भी केस नहीं है इनके पास, इनका शर्म से डूब मरना चाहिए, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए इन्हें। कोई केस नहीं है। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए आज के लिए। अल्लाह हाफिज।